हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हमारे विज्ञान के पाठ 9 के बारे में। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पाठ है जिसमें हम विद्युत तथा परिपथ के बारे में चर्चा करेंगे। ये पाठ नंबर 9 है, लेकिन पुरानी किताबों के अंदर ये पाठ नंबर 12 है। तो अगर आपके पास पुरानी किताब है बेटा तो आप 12 नंबर के पाठ को देखेंगे, और अगर आपके पास नई किताब है तो पाठ नंबर 9 है। ये काफी सारे पार्ट जो है वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, सिलेबस को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को और समझने की कोशिश करते हैं विद्युत तथा परिपथ के बारे में। विद्युत क्या होती है, परिभाषा क्या है, विद्युत को हम किससे निर्देशित करते हैं, विद्युत को हम परिभाषित कैसे करते हैं, परिपथ क्या होता है, परिपथ में भी दो प्रकार के परिपथ कौन कौन से होते हैं, आवेश किन्हें कहते हैं, ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ने और समझने वाले हैं। बहुत ही प्यार से आराम से पढ़ेंगे इस पाठ को बेटा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आप लोगों को पता है पहली वीडियो डिटेल वीडियो होती है जिसमें हम पूरे पाठ के बारे में डिटेल में समझते हैं, और जो दूसरी वीडियो होती है वो रिवीजन बेस्ड होती है, तो थोड़ा ऊपर ऊपर से समझते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं क्या कि हम अपने दिनचर्या के अंदर विद्युत का काफी जगह पर प्रयोग लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा बेटा, आपके स्मार्ट वॉच से लेकर मोबाइल तक, मोबाइल से लेकर घड़ी तक, घड़ी से लेकर टीवी तक, हर वो चीज जो विद्युत से चलती है बेटा, वो ऑब्वियस सी बात है विद्युत उपकरण कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत उपकरण। तो जितने भी उपकरण विद्युत से चलने वाले हैं उन सभी उपकरणों को विद्युत की जरूरत होती है। अब विद्युत क्या है अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम प्रयोग में कैसे लेंगे। साथ ही उपकरण को चलाते वक्त हमें एक परिपथ की जरूरत होती है, एक रास्ते की जरूरत होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कहता है क्या कि हम विद्युत को उपयोग में लेते हैं और विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। जितने भी हमने यंत्र बनाए हुए बेटा, जैसे मोबाइल भी एक तरीके का यंत्र है ना। हमने जितनी भी व्हीकल्स बनाई हुई है, यानी गाड़ियां बनाई हुई है, यातायात के साधन बनाए हुए, उससे क्या होता है, हमारा जीवन आसान हो गया है ना। हमने एसी बनाया, कूलर बनाया, पंखा बनाया, फ्रिज बनाया, है ना। तो ये सब किस लिए बनाया, जिससे कि हमारे जीवन को हम आसान बना सके। तो ये कह रहा है क्या कि हम अपने कार्यों को, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने, जमीन की सतह से जल को छत पर रखी टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अब सोच कर देखो कि अगर हमारे पास मोटर नहीं होते बेटा, तो जो पानी आपको सप्लाई से मिलता है वो आप अपनी टंकी में कैसे पहुंचाते, टंकी कैसे भरती, नहीं भर पाती ना। तो उसके लिए हमें मोटर की जरूरत है, लेकिन बेचारे मोटर को भी तो विद्युत की जरूरत है। सोच कर देखो कि अगर दिन भर लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या होगा, आपका मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, टीवी नहीं देख पाओगे, इंटरनेट नहीं चल पाएगा। मतलब सिर्फ आपके घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब एक दिन के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया, यानी कि कहने का मतलब पूरे देश में एक दिन के लिए बिजली को बंद कर दिया गया। सोच कर देखो क्या होगा। तो वही कह रहे हैं क्या कि इस प्रकार से बिजली की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी विद्युत की बहुत ज्यादा जरूरत है। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, आप लोग मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कार्य हैं जहां पर आप विद्युत का प्रयोग करते हैं, जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करके अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे बेटा जिन जगहों पर आप देखते हो कि विद्युत का उपयोग है। बहुत सारी जगहों पर है, मतलब अगर आप घर में ही देखना शुरू करें ना तो बहुत सारी जगह पर है। बल्ब जलाते हो, विद्युत का उपयोग करते हो। प्रेस चलाते हो बेटा, जिससे कपड़े इस्त्री करते हो बेटा आप, तो उसमें भी विद्युत का प्रयोग है। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? हाँ बिल्कुल। वैसे तो हमें जो प्राकृतिक प्रकाश है वो सूरज से मिलता है, लेकिन आप लोग जानते हो कि सूरज हमेशा तो होता नहीं है, सूरज रात में तो निकलेगा नहीं, है ना। तो रात में तो अंधेरा रहेगा, तो फिर रात में उजाला कैसे होता है। तो रात में उजाले के लिए हम बल्ब का प्रयोग करते हैं। जब बल्ब का कह सकते हो इन्वेंशन नहीं हुआ था, बल्ब की खोज नहीं हुई थी बेटा, तो उस टाइम तक हम दिए का, डिबिया का, इनका इस्तेमाल करते थे। सूरज के छिप जाने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, यह बात तो आपको भी पता है। विद्युत को आप घर पर थोड़ी बनाते हो। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर उपलब्ध हो सकती है, अनुपलब्ध हो सकती है। यानी कि कभी कभी ऐसा देखा गया है जैसे कि बिजली जो है काफी लंबे समय के लिए काटी गई है। क्यों?
क्योंकि बिजली बनाने के लिए भी हमें दूसरी ऊर्जा की जरूरत होती है। अब सवाल तो उठता है ना कि बिजली कैसे बनाई जाती है। तो बिजली बनाई जाती है बेटा पानी के प्रयोग से। बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स में पानी को भरा जाता है और पानी को प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद आगे टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइन के आगे पंखड़ी लगी होती है, पंखड़ी पर बेटा पानी गिरता है, जिसकी वजह से पंखड़ी घूमता है, पंखड़ी की वजह से जो है टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है और बस उससे बिजली बनती है। ऐसे बेटा भाप इंजन से भी बिजली बनाई जाती है। ये आप बाकी आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि बिजली अपने आप में हमें नहीं मिलती है, उसको भी हमें बनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश के लिए आप क्या यूज करते हो? टॉर्च करते हो ना यूज। जैसे आपने गांव घरों में देखा होगा टॉर्च का प्रयोग ज्यादा होता है। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तो प्रकाश देने लगता है और सवाल उठता है कि टॉर्च को विद्युत कहां से मिलती है? तो वो मिलती है विद्युत सेल से। तो चलिए हम बात करेंगे विद्युत सेल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, सेल का प्रयोग हम हर जगह करते हैं। सेल कह लो, बैटरी कह लो, या फिर इन्वर्टर वाला बैटरा कह लो, इन सभी जगहों पर हम कहीं ना कहीं विद्युत के लिए सेल का, बैटरी का प्रयोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि सेल बनता कैसे है, सेल काम कैसे करता है, सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? तो चलिए जानते हैं। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। टॉर्च को आप हाथ में लेकर कहीं भी जा सकते हो, उसको लगातार आपको बोर्ड में लगाकर रखने की जरूरत तो होती नहीं है। अब जैसे मान लो बल्ब जलाते हैं हम घरों में, तो आपने देखा होगा बल्ब का होल्डर होता है, उसमें हम बल्ब लगा देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलने लगता है, स्विच ऑफ करते हैं, बंद हो जाता है। लेकिन बल्ब को आप उठाकर कहीं और तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसको विद्युत जो है वो हमें बोर्ड से देनी पड़ती है। वहीं पर अगर हम टॉर्च की बात करें तो टॉर्च में एक सेल डलता है, एक से ज्यादा भी डल सकते हैं, 2 भी 3 भी, और उन सेल की मदद से जो है वो टॉर्च जलता है। अब उसको आप कहीं भी उठाकर ले जा सकते हो। तो उसमें विद्युत देने का कार्य कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। तो विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा और अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? बिल्कुल देखा होगा बेटा। आपने यह देखा होगा कि इसकी एक ओर धातु की टोपी होती है और दूसरी ओर डिस्क यानी कि चक्रिका होती है, जो आपको चित्र में भी दिख रहा है, अभी मैं भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर ध्यान से देखा है? उस पर प्लस का चिन्ह और नीचे माइनस का चिन्ह होता है, यानी ऋण चिन्ह होता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा दिखाती है और जो डिस्क होता है बेटा वो ऋणात्मक सिरा दिखाती है। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत सेल में धातु की टोपी क्या दिखाती है? धनात्मक, और धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा दिखाती है, या फिर उसको ऋणात्मक सिरा कहते हैं। सभी विद्युत सेलों में बस 2 ही सिरे होते हैं, जिनमें से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यानी यहां से भी समझ में आ गया आपको। एक प्रश्न यहां से भी आ सकता है कि अच्छा ये बताओ कि विद्युत सेल में, बैटरी में कितने सिरे होते हैं? तो आप बोलेंगे विद्युत सेल या बैटरी में 2 सिरे होते हैं, एक होता है धनात्मक, ठीक है, और एक होता है बेटा ऋणात्मक। क्लियर हो गया? अब विद्युत सेल में विद्युत कहां से आती है? तो कहता है क्या, विद्युत सेल में संचयी रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। यानी विद्युत सेल के अंदर बेटा केमिकल होते हैं, पदार्थ होते हैं, और उन पदार्थों की मदद से ही वो केमिकल यानी रासायनिक पदार्थों की मदद से ही विद्युत पैदा कर पाता है वो। जब विद्युत सेल में संचयित रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, यानी कि वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देती है, और तब हम कहते हैं कि विद्युत सेल तो खराब हो गया। चलिए अब सावधानी रखनी है, क्योंकि विद्युत हमारे लिए बहुत खतरनाक है। मेरे पड़ोस में हुआ था, एक बच्चा था बेटा, और वो छोटा सा, मतलब लगा लो 3-4 साल का था वो, और 3-4 साल का बच्चा जो था वो खेल रहा था घर में कूलर लगा रखा था, और कूलर के नीचे जो थे हम स्टैंड लगा देते हैं ना, वो लोहे के होते हैं, तो वो लगा हुआ था। तो बच्चा खेलते खेलते उस स्टैंड के नीचे चला गया, और कूलर चल रहा था, और कूलर में पानी की वजह से जो था करंट आ रहा था। हो सकता है कोई तार वगैरह छिल गई हो, पंखा खराब हो, कुछ भी, और उस करंट से वो बच्चा चिपक गया, बहुत जोर की उसको करंट लगी, और जिसकी वजह से अभी तक वो नहीं चल पा रहा है। अब वो कितने साल का पता है आपको? 16 साल का है, यानी पिछले 12 सालों से वो चल नहीं पा रहा है। तो इसलिए बिजली बहुत खतरनाक होती है, इससे अपने आप को बचा कर रखना है।
जितनी बिजली वाली चीजें उससे खुद को दूर रखो। खास करके ध्यान रखो नंगे हाथों से ना छुओ, चप्पल जरूर पहना हो। कोई भी विद्युत उपकरण अगर आप चलाते हो, जैसे स्विच भी ऑन करना है ना, तो नंगे पैर ऑन नहीं करना, आपको चप्पल पहन के ऑन करना है, ठीक है। अब देखो स्विच ऑन ऑफ करना तो बहुत आसान काम होता है, उसमें आपको करंट नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लग भी सकता है। तो आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए और पैर में चप्पल होनी चाहिए, हाथ गीले नहीं होने चाहिए, याद रखना। तो वही कह रहा है क्या कि आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकरणों या उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा, चेतावनी वाला। जैसे आपने मेट्रो स्टेशन पर देखा होगा बेटा, या रेलवे स्टेशन पर देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत और विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक चलाया जाए या फिर असावधानी पूर्वक उसको प्रयोग में लिया जाए तो यह गंभीर चोट या मृत्यु का कारण तक बन सकती है, जैसे उस बच्चे के साथ हुआ। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों, सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाया जनरेटर यानी पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक होती है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। यानी जो आपके सेल आते हैं ना, जो मार्केट मिलते हैं बेटा 10-12 रुपए के, वो आप प्रयोग में लेंगे। तो अब हम जो है वो सेल देखेंगे। एक बार मैं सेल दिखा देता हूं आपको कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ओके। अब है बेटा मेरे पास ये एक सेल, देखो अगर आप गौर से देखोगे तो ये सेल है मेरे पास, और शायद आप फोकस कर पा रहे हो। और ये जो सेल है इसके पीछे देखो ये चपटा वाला हिस्सा है, दिख रहा है आपको, चपटा हिस्सा है। और इधर आगे से देखोगे तो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा आपको, ये देखो थोड़ा ऊपर से उभरा हुआ हिस्सा है, अगर फिगर में देख पा रहे हो आप, मतलब पिक्चर में, तो यहां पर उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे पास जो सेल्स हैं इसमें एक तरफ ऊपर उठा हुआ होता है, देखो आप, दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, और इधर की तरफ बिल्कुल चपटा है। तो ये जो चपटा वाला होता है इसे हम ऋणात्मक कहते हैं, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज वाला है। और जो उभरा हुआ था बेटा उसे हम धनात्मक कहते हैं। धनात्मक मतलब जिसमें प्लस का आवेश हो। अब आता है हमारे पास बल्ब। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास टॉर्च इत्यादि में बल्ब लगा होता है, आजकल तो हम एलईडी का प्रयोग करते हैं, पहले लेकिन बेटा ऐसे तंतु वाले बल्ब आए करते थे जिसमें ऐसे स्प्रिंग जैसी संरचना होती थी, और इस स्प्रिंग जैसी संरचना को हम तंतु कहते हैं। उसके बाद इसमें भी दो टर्मिनल्स होते थे। एक टर्मिनल बल्ब का यहां से जुड़ता था, जिसमें आप देखो तो ये वायर ऐसे गई हुई है इसमें, है ना, ये देखो। और दूसरा जो है वो नीचे से ऐसे करके ऐसे गया हुआ है। तो एक बल्ब के अंदर भी कितने टर्मिनल होते हैं बताओ? दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और एक इसमें धनात्मक होता है और एक क्या होता है बेटा? ऋणात्मक। जैसे ये अगर धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक होगा, ये अगर ऋणात्मक होगा तो ये धनात्मक। तो किसी भी चीज को चलाने के लिए, जो भी विद्युत उपकरण है बेटा, उसको चलाने के लिए दो आवेशों की आवश्यकता जरूर होती है। तो ये कह रहे हैं क्या कि उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। किसको बदलना पड़ता है भाई? तो यहां पर एक क्रियाकलाप हमने पढ़ा था ना कि जब आप विद्युत पैदा करना सेल बंद कर देता है तो आप ऐसे ही सेल को बदल लेते हो। जैसे आपने देखा होगा घड़ी में जब आप सेल डला हुआ होता है तो घड़ी चलती रहती है, और एक टाइम आता है, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि घड़ी बहुत स्लो हो जाती है, या फिर घड़ी के अंदर इतना आवेश नहीं होता कि उसकी सुई आगे खिसक सके, तो घड़ी एक ही जगह पर टिक 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 ऐसे ऐसे करती रहती है। यानी कि बेचारी कोशिश करती है आगे चलने की, लेकिन चल नहीं पाती है। क्यों नहीं चल पाती है? क्योंकि उसके अंदर इतना आवेश नहीं होता, इतनी ताकत नहीं होती, उस सेल के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो घड़ी की सुई को ढंग से चला सके। तो इसीलिए फिर हमें सेल को बदलना पड़ता है। उसके बाद कह रहा है क्या? टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है, जैसा कि आपने देखा बेटा कांच का होता है। लेकिन एलईडी बल्ब जो आ रहे हैं आजकल, जो मतलब गिरा भी दोगे तो फूटते नहीं, जल्दी खराब होते नहीं, वो एलईडी बल्ब बाहर से प्लास्टिक के बने होते हैं बेटा। धातु की सतह पर यह चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? कांच के आवरण के अंदर होता है तंतु और एक गैस। कौन सी गैस भरी होती है? तो ये जो बल्ब दिख रहा है ना बेटा, इसके अंदर गैस भरी होती है, यहां पर ना गैस होती है। उस गैस के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल याद रखो कि उसके अंदर गैस भरी होती है और तंतु होता है। चलिए अब हम क्रियाकलाप करते हैं। बहुत ही सरल सा क्रियाकलाप है। कहते हैं एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। बिल्कुल आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसे थोड़ी देर पहले आपने बल्ब में देखा। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब
को टॉर्च से बाहर निकालिए। अब जरूरी नहीं है कि अध्यापक की सहायता से करें, आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पर बल्ब है तो आप क्या देखते हैं, मतलब आपको क्या दिखता है? तो वही दिखता है, उसके अंदर आपको मतलब तंतु होते हैं, बल्ब होते हैं, है ना, उसके अंदर गैस भरी होती है। तो वही यहां कहना चाह रहा है कि आप बल्ब को खोलेंगे ना, मतलब जब आप टॉर्च में से बल्ब को निकालोगे बेटा तो ऐसा आपको दिखाई देगा। क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है, कौन सा भाग जलता है। वही जलेगा जो बीच में है, जिसे आप क्या कहते हैं? तंतु। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम तंतु कहते हैं। तंतु क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तार को जो बल्ब के अंदर होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? तंतु। ये किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का। ठीक है, आप इसे टंगस्टन लिख लेंगे। किसका बना होता है? टंगस्टन का, ये याद रखेंगे। क्लियर हो गया? यह तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा होता है जो पतला सा होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं जहां से वो तंतु जुड़े होते हैं। इन मोटे तारों से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के कांच में जुड़ा होता है, दूसरा मोटा तार आधार के केंद्र के नोक में जुड़ा होता है और बल्ब इस प्रकार से दोनों ढांचों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल कहते हैं। ये दो टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुए, यानी बहुत दूर होते हैं। देखो अभी हमने देखा ना बल्ब में कि एक ऊपर है प्लस वाला और एक माइनस वाला नीचे है, तो बहुत दूर होते हैं जो आपस में ना छुए। क्योंकि बेटा जब कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी कि विद्युत परिपथ में दो आवेश एकदम से छू जाएंगे तो वहां पर हो जाएगा बेटा शॉर्ट सर्किट, भड़ाका बोलेगा। तो इसीलिए इनको दूर दूर बनाया जाता है। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों को भी कुछ इसी प्रकार से बनाया जाता है, उनकी भी संरचना कुछ इसी प्रकार से होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब सभी में दो टर्मिनल होते हैं। चलिए चेतावनी की बात कर लेते हैं। विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में ना जोड़ें, क्योंकि इससे आप क्या कर पाएंगे? इससे आप भड़ाका कर पाएंगे, मतलब नुकसान होगा। तो आपको ये सेफ्टी रखनी है कि जो आप सेल से, देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चों के दिमाग में खुरापाती चलती है। वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको आसानी से जला पा रहा हूं इलेक्ट्रिक सर्किट से, यानी कि छोटे से सेल से, तो मैं इसे बिजली से भी चला सकता हूं, और वो तार डाल देते हैं प्लग में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। अलग अलग प्रकार की बल्बों के लिए अलग अलग प्रकार की आवेश की ताकत की जरूरत होती है। अभी आप आवेश की ताकत ही समझे, बाकी बोलते ही से कुछ और है, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बता देता हूं, उसे बोलते हैं विभवांतर। तो उनके विभवांतर अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए कह रहा है क्या कि ऐसा कभी ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा, बल्ब जो है फट सकता है। तो यानी कि आपको जो चीज सेल से चलानी है वो सेल से ही चलानी है, जो बिना सेल वाली है वो बिना सेल से ही चलेगी, लेकिन सभी के होंगे दो टर्मिनल, याद रखेंगे। 9.2 विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। चलिए आइए बात करते हैं कि कैसे जुड़ा होता है। अब आप जानते हैं क्रियाकलाप में लिखा हुआ है, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े हुए विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। यानी आपको क्या करना है बेटा, विद्युत आवेश को प्रवाहित करने के लिए आपको 4 प्रकार की तारें लेनी है। कितने प्रकार की बेटा? 4 प्रकार की तारें। देखो अगर आप लेना चाहते हो तो चारों जो है वो अलग अलग रंग के ले सकते हो, और अगर आपके पास चारों अलग अलग रंग के नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर टेप लगा लेना है या पेन से मार्क कर देना है प्लास्टिक के आवरण के ऊपर, जिससे आप पहचान पाए। प्रत्येक तार के टुकड़े के 2 सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए, यानी तार को छील लीजिए, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा और 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरी ओर बल्ब से जोड़ दीजिए। जैसे आपने देखा बेटा, हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल में हमने क्या लगाया, हमने एक तार लगाया, यहां पर लाल कलर का है और यहां पर बेटा आपका नीले कलर का है। ठीक है, उसके दोनों सेम ले सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाल लेना है और नीला लेना है, वो तो बस इसलिए होता है कि लाल दिखाता है खतरे का निशान और खतरनाक होता है बेटा प्लस वाला। ठीक है, और नीला या इसके अलावा कोई भी रंग होते हैं वो
नकारात्मक आवेश को दिखाता है। यानी जितनी भी गाढ़े रंग की तार होती है बेटा, जिसका रंग गाढ़ा हो, ठीक है, वो सब हम प्लस के लिए इस्तेमाल करते हैं, धन आवेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका लाल हो गया, थोड़ा गाढ़ा सा लाल, ये धन आवेश के लिए इस्तेमाल होगा। और दूसरा ऋण आवेश के लिए, पहचान के लिए। ऐसा नहीं है कि धन आवेश सिर्फ और सिर्फ लाल वाले तार में ही प्रवाहित होता है। अगर आप इसको यहां नेगेटिव की तरफ और नीले वाले को यहां लगा दोगे तो भी आपका बल्ब जलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारी पहचान होती है, हमें चेक नहीं करना पड़ता कौन सा धन है कौन सा ऋण है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमारे दो यहां पर वायर होते हैं। उसके बाद आप यहां पर देखो, यहां ग्रीन ले रखा है, यहां पर ब्लैक ले रखा है, ले लिया। अब इसको बल्ब से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, विद्युत परिपथ बनाना है। अब आप यहां पर विभिन्न प्रकार के चित्र देख सकते हो। इस चित्र के बारे में ही यहां पर बताया गया बेटा कि अब हम क्या करेंगे, परिपथ को देखेंगे। तो पहले में देखो, क्या विद्युत बल्ब जल जाता है? हाँ, जल गया। क्यों? क्योंकि इसका धनावेशित भी जुड़ा हुआ है बल्ब से, ऋण आवेशित भी जुड़ा हुआ है बल्ब से। ये वाला नहीं जला क्योंकि इसमें धनावेशित तो जुड़ा हुआ है, ऋण आवेशित देखो दूर दूर है। ये वाला भी नहीं जला क्योंकि इसमें ऋण आवेशित तो जुड़ा हुआ है, धन आवेशित नहीं जुड़ा हुआ है। ये वाला देखो, इसमें दोनों आवेशों को, दोनों आवेश जो बल्ब के दोनों आवेश होते हैं प्लस और माइनस, उसको सेल के ऋण आवेश से जोड़ दिया गया है। तो आपने पढ़ा था कि किसी भी विद्युत उपकरण को चलाने के लिए आपको दो आवेशों की जरूरत पड़ेगी, एक धन और एक ऋण। तो धन वाला ये हो गया, ऋण वाला नीचे हो गया। तो धन वाले से ये नहीं जुड़ा हुआ है, ऋण वाले से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए बेटा ये नहीं चला। ऐसे इसका उल्टा कर लिया, दोनों के दोनों आप धन से जोड़ दिए, ऋण आवेशित तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं जला। अब आप देखो, इसने उल्टा पुल्टा कर दिया, धनावेशित को ऐसे नीचे से जोड़ लिया, ऋण आवेशित को ऊपर से नीचे, पर दोनों के दोनों तार जो है वो आपस में धन और ऋण से जुड़े हुए हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बल्ब में नीला हरा से जुड़ा हुआ है, हरा नीला से जुड़ा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपके दोनों जो टर्मिनल होते हैं बेटा बल्ब के, वो सेल के दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हों। इसी को हम कहते हैं बेटा विद्युत परिपथ। अब आपने देखा पहले वाले में विद्युत परिपथ है, ये परिपथ है क्योंकि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, बल्ब जल रहा है। इसमें से भी कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रही है, इसमें भी नहीं कर रही है, इसमें भी नहीं कर रही है और इसमें भी नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि जब कभी भी किसी भी विद्युत उपकरण में से सेल की सहायता से या विद्युत की सहायता से धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। तो फिलहाल यहां पर धारा की परिभाषा है, देखो क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों या टर्मिनल के बीच में विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। यानी विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ एक रास्ता है जिसमें आप कह सकते हैं कि विद्युत प्रवाहित हो सकती है। विद्युत परिपथ एक रास्ता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा क्या है, जब बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी विद्युत की धारा का प्रवाह होना जरूरी है, यानी विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। बार बार वही कहना चाह रहा है। अब कहता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो विद्युत उपकरण है बेटा वो नहीं जलते हैं, आपका सेल भी ठीक है, आपने तार भी सही से जोड़े हैं, पर बल्ब फिर भी नहीं जला। बल्ब फिर भी नहीं जला, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्यूज हो सकता है, बल्ब हो सकता है फ्यूज हो गया हो। अब आप देखो बाहर से तो आपको दिख रहा है, बाहर से तो दिख रहा है तार जुड़ी हुई है ना, इधर से भी दिख रहा है तार जुड़ी हुई है, सेल भी मान लो हमने नया नया डाला है, लेकिन बल्ब के बीच में भी तो तार होती है जिसे हम तंतु कहते हैं ऐसे। अब ये तार ही अगर टूटा हो तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तार अगर ये काम का है तो बल्ब जलेगा। तो इस तरीके से यहां पर कह रहा है कि कई कारण हो सकते हैं फ्यूज होने के, बल्ब के कई कारणों से फ्यूज हो सकते हैं, यानी बल्ब के कई कारण हो सकते हैं फ्यूज होने के। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना, यानी बल्ब जो है यूज होने पर कमजोर हो जाता है, उसके तंतु कमजोर हो जाते हैं, टूट सकता है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच में विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। हो सकता है कि परिपथ जो है वो टूट गया। अब टूटा क्यों, क्योंकि बल्ब खंडित हो चुका है। अब इससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब जलेगा नहीं। तो कोई आपसे पूछे कि भैया सारी चीजें ठीक है पर बल्ब नहीं जल रहा, तो आप क्या बोलेंगे, हो सकता है कि बल्ब का तंतु खराब हो जिसकी वजह से नहीं जल रहा वो।
ठीक है। अब यही काम अगर हम करें स्विच की मदद से, तो आखिर स्विच का क्या इस्तेमाल होता है? आपने टॉर्च में देखा है ना, टॉर्च में सेल लगा होता है, बल्ब लगे होते हैं, अंदर वायरिंग भी होती है, लेकिन सेल बल्ब वायरिंग के साथ साथ उसमें एक स्विच भी होता है। तो जैसे बेटा आप स्विच को ऑन करते हो तो विद्युत धारा भागने लग जाती है, बल्ब जल जाता है, और स्विच को ऑफ करते हो तो विद्युत धारा के प्रवाह को आप रोक देते हो। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे नदी पार करने के लिए बेटा आपको पुल की आवश्यकता होती है, तो अगर पुल टूट जाएगा तो नदी पार नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही समझ जाओ, जो वो आपका क्या कहते हैं स्विच है ना, वो पुल की तरह है। तो स्विच जब ऑन करते हो आप तो उसमें से करंट निकल जाता है, गुजर जाता है, और जब स्विच ऑफ होता है तो करंट उसमें से बंद हो जाता है, आगे जा नहीं पाता, और विद्युत नहीं जाएगी बेटा तो कहां से चीजें चलेंगी। तो यही चीज यहां पर है। तो कहते हैं क्या कि एक बल्ब तथा एक तार का टुकड़ा लीजिए, पहले की तरह ही दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए, और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही कीजिए जैसे अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को जोड़ दीजिए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनावेश टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब जलता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या अब भी बल्ब प्रकाशित हो रहा है? तो नहीं। जब आपने उसे भिड़ाया तो विद्युत धारा बल्ब में से गुजरी, और इस तरीके से विद्युत की वजह से बल्ब प्रज्वलित हो गई। लेकिन अगर बेटा आपने उस बल्ब को उठा दिया तो धन आवेशित, जो वहां पर सेल के ऊपर धन आवेश था बेटा, और जो आपके बल्ब के ऊपर आवेश था, वो आपस में मिल ही नहीं पाए, जुड़ ही नहीं पाए, उनके बीच में दूरियां रह गई, तो विद्युत इस दूरी में से गुजर नहीं पाई, जिसकी वजह से बल्ब जल नहीं पाता है। इसी को स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कहते हैं। चलिए अब स्विच कैसे बनाते हैं, कैसे काम करता है वो जानते हैं। स्विच की संरचना कुछ इसी प्रकार से होती है बेटा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर एक पिन लिया गया है, और पिन को थर्मोकोल के ऊपर, थर्मोकोल की शीट है बेटा, उसके ऊपर लगा दिया गया है। ऐसे दूसरा पिन लिया गया, उसको भी थर्मोकोल की शीट पर लगा दिया गया है, और बीच में बेटा ऑल पिन लिया गया है, जो आपकी मम्मा वगैरह साड़ी में लगाती हैं। अब यहां से आप सेल को जोड़ लीजिए, यहां से आप जो है बल्ब को जोड़ लीजिए, और बल्ब और सेल को आपस में जोड़ लीजिए। तो अगर ऐसी स्थिति है ना, तो आप देखोगे कि यहां तक अगर करंट आता है, मान लो यहां तक आया, तो बेटा यहां तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि करंट यहां तक जाकर रुक गया, इसके आगे इसको प्रवाह करने के लिए रास्ता ही नहीं मिला। वहीं पर अगर मैं इस पिन को यहां से भिड़ा दूं बेटा, यानी स्थिति अगर ऐसी बना दी जाए जैसे कि आपको 9.10 में दिया गया है स्विच का डायग्राम, तो इससे क्या होगा, जो करंट यहां आया है बेटा वो पिन में से निकलेगा, और पिन में से फिर इधर से बाहर निकल जाएगा। तो इसे कहेंगे स्विच ऑन की स्थिति, और इसे कहेंगे बेटा स्विच ऑफ की स्थिति। इस स्थिति में बल्ब नहीं जलता, इस स्थिति में बल्ब जल जाता है। तो ये ऑन और ऑफ है। इस तरीके से आप जो है ये क्रियाकलाप कर सकते हो, समझ सकते हो ऑन और ऑफ कैसे कार्य करता है। पर हाँ, ये याद रखना, बल्ब आपका ओके होना चाहिए, सेल आपका ओके होना चाहिए, वायर टूटी फूटी ना हो कहीं से, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑन ऑफ के बारे में इतना ही है। अब हम बात करते हैं कि बल्ब का डिजाइन कैसा होता है, हमारे टॉर्च का डिजाइन कैसा होता है उसके बारे में। तो कहता है क्या, 9.5 विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक को समझेंगे और बल्ब के डिजाइन की बात करेंगे। तो कहता है बूझो ने 9.11 चित्र के अनुसार आंतरिक आरेखों द्वारा चित्रित किया, और हम स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंकित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप लाल रेखा खींचकर पूरे बल्ब को इंकित कर सकते हैं, पूरे परिपथ को? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे? हम बनाएंगे बेटा, शुरुआत करेंगे कहां से? बल्ब से। मान लीजिए पहले आप बल्ब बना लेंगे। बल्ब को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है? कैसे दर्शाते हैं? ऐसे। ये बल्ब हो गया। उसके बाद बेटा ये तार दिखा दी हमने। इसके बाद यहां पर स्विच हो गई। उसके बाद हमें क्या लगाना है? सेल। सेल को बेटा हम ऐसे दर्शाते हैं। ये वाला जो बड़ा डंडा होता है ये प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है, और इसको फिर हम बल्ब से जोड़ देंगे। स्विच ऑन करेंगे तो बीच में ऐसा साइन दिखाएंगे, और इससे बल्ब बेटा जल जाएगा। ये ऑन है, और जब ये बीच में डॉट नहीं लगाओगे तो ऑफ रहेगा। तो ये कहलाता है आपका इसका विद्युत आरेख। तो वही कह रहे हैं क्या कि इस प्रकार से हम आरेख बना सकते हैं, समझ सकते हैं।
सेल को कहां लगाना है वो देख सकते हैं। चलिए क्रियाकलाप 5 करते हैं। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 9.12 ए के अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहां पर देखिए, ये हमारा ये जो बैटरी यूज किया गया था उसकी जगह सेल है बेटा यहां पर, ठीक है, ये रहा। उसके बाद यहाँ जो ये दिख रही है ना संरचना, ये तार है, तो वो तार ये रही। बल्ब से जुड़ी हुई तार ये भी है, ठीक है, 2 तारें जुड़ेंगी ना बल्ब से, एक जो यहां से जुड़ेंगी बेटा स्विच से, ठीक है, और एक यहां से, या फिर अगर ये जुड़ा हुआ है पहले से एक वायर, तो एक स्विच यहां पर है, देखो यहां पर स्विच का काम कर रहा है, और ये बेटा बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बॉडी के साथ जुड़ा है तो बॉडी से इसको करंट मिल जाता है। उसके बाद कह रहा है कि ऐसा लेने के बाद आप यहाँ पर कोई भी धातु की चीज ले लीजिए, जो भी चीज आप चेक करनी है, जिसको भी कि जिसमें से विद्युत प्रवाहित होगी कि नहीं, उसको ले लेना है। तो जैसे इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, सिक्के ले सकते हो, कॉर्क ले सकते हो, रबड़ ले सकते हो, कांच ले सकते हो, चाबी ले सकते हो, पिन, प्लास्टिक ले सकते हो, लकड़ी का गुटका ले सकते हो, एल्यूमिनियम की पत्ती ले सकते हो, मोबाइल ले सकते हो, सिलाई मशीन की सुई ले सकते हो, थर्मोकॉल और बहुत सारी चीजें जो भी आपके आसपास में है। अब लगा कर चेक कीजिए कि कौन सा विद्युत अपने अंदर से गुजरने देता है, कौन नहीं गुजरने देता है। तो जो अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देगा बेटा, उसे हम कहेंगे सुचालक। क्या कहेंगे? सुचालक। सुचालक कौन से पदार्थ होते हैं? जो अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देते हैं। और जो नहीं गुजरने देंगे उसको कहेंगे विद्युत रोधक, यानी विद्युत को कुचालक कह देंगे। तो विद्युत रोधक को हम क्या कहते हैं? कुचालक। तो हम लिखेंगे कुचालक, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो 2 तरह से हो सकते हैं, सुचालक और कुचालक। सुचालक वो होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित कर दें, और कुचालक वो होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित ना कर पाए। तो ये याद रखना है, सुचालक और कुचालक हमारे पास 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, विद्युत के धारा प्रवाह के आधार पर। तो वही कह रहा है कि आपने बहुत सारी चीजें ली, जैसे चाबी लिया आपने बेटा, और चाबी जो है वो किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है, तो ये विद्युत को प्रवाहित करेगी। रबर यानी इरेजर, ये रबड़ का बना होता है बेटा, विद्युत को प्रवाहित नहीं करेगा। स्केल प्लास्टिक का बना होता है, कुचालक होता है प्लास्टिक, ये भी नहीं करेगा। माचिस की तीली लकड़ी होती है बेटा, सूखी लकड़ी, ये भी नहीं करेगा। कांच की चूड़ी, ये बेटा कांच है, ये भी नहीं करेगा। लोहे की कील, ये धातु है, ये करेगा, ये चालक होगा। तो चालक कौन होते हैं? या तो बेटा गीली लकड़ी हो जिसमें आयंस हो, ठीक है, आवेश हो, और या फिर बेटा वो धातु की होनी चाहिए। तो इस आधार पर हम विद्युत के चालक और सुचालक और कुचालक के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं क्या कि जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होने देती है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक, कांच, रबड़ इत्यादि। आपने देखा होगा आपके जो टेप होते हैं जो बेटा तारों पर लगाते हैं, वो किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। क्यों लगाया जाता है प्लास्टिक का? जिसे गलती से आप छू भी ले उस नंगी तार को जिसके ऊपर टेप लगाया गया, तो आपको करंट ना लगे। आपकी जो तार आती है बेटा उसके ऊपर पहले से रबड़ लिपटी होती है, जिससे आपके हाथ में करंट ना लगे, बॉडी में करंट ना लगे। वो एक ढक्कन की तरह समझ लो, एक कवर होता है उसका, है ना। जैसे आप कपड़े पहनते हो वैसे उनको भी कपड़े पहना दिए जाते हैं, जिससे उनकी विद्युत धारा बाहर ना किसी को असर डाल सके। तो वही कह रहे हैं क्या कि विद्युत कुचालक होने की वजह से रबड़ का प्रयोग किया जाता है उनके ऊपर। सोच के देखो कि अगर रबड़ भी सुचालक होता, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, सोच कर देखो अगर होता तो क्या हम धातु के तार के ऊपर रबड़ लगाकर कोई फायदा ले सकते थे? नहीं, क्योंकि करंट तो फिर भी फैलाना है उसने, तो इसलिए नहीं ले सकते थे। तो हमेशा याद रखें कि 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक और कुचालक। विद्युत चालक को बेटा सुचालक भी कहते हैं, ये याद रखना। ये वाला होता है सुचालक और ये वाला होता है बेटा आपका विद्युत रोधक को कुचालक कहते हैं। अब विद्युत चालक के उदाहरण कह रहा है, आप लिख लीजिए लोहा है, ठीक है, वस्तु का नाम भी ले सकते हैं, धातु का नाम भी ले सकते हैं। चांदी है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। तांबा है, ठीक है, तांबा। ऐसे बेटा विद्युत रोधक में लिखेंगे प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक लिख लेंगे। कांच लिख लोगे, ठीक है, लकड़ी लिख लोगे बेटा, पेपर लिख लोगे, ये सब कुचालक होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी बातें पढ़ी विद्युत चालक कुचालक के बारे में। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, चेतावनी है,
आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। कैसे पता? क्योंकि हमारे शरीर में बेटा बहुत सारा पानी होता है और हमारे शरीर में बेटा धातु भी पाए जाते हैं, आयंस भी होते हैं, तो हमारे शरीर में से करंट बहुत तेजी से भागता है। इसलिए हमेशा स्विच ऑन करने के लिए मैंने बोला था ना, चप्पल या जूते पहनकर ही स्विच ऑन करें, क्योंकि कभी कभी स्विच में भी करंट आ जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख शब्दों के बारे में। बल्ब क्या होता है? बल्ब एक यंत्र है जिसकी सहायता से बेटा हम कह सकते हो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये एक प्रकार का यंत्र है जिससे हम विद्युत की सहायता से प्रकाश ऊर्जा में बदल पाते हैं। यानी बल्ब एक प्रकार का उपकरण है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलते हैं। दूसरा है विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या होता है? उन पदार्थों को विद्युत चालक कहते हैं जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल एक प्रकार का यंत्र है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, और विद्युत धारा हमेशा बेटा याद रखना प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाती है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होता है। विद्युत परिपथ वो रास्ता होता है जहां से विद्युत धारा प्रवाह कर सकती है। तंतु बल्ब के अंदर पतले पतले तार पाए जाते हैं जो टंगस्टन के बने होते हैं, उन्हें हम तंतु कहते हैं। विद्युत रोधक वो पदार्थ है जो विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देती, रोक देती है। स्विच एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत को चलाने और रोकने के काम में प्रयोग में आता है, जिससे हम अपने उपकरणों पर कंट्रोल कर पाते हैं, नियंत्रण रख पाते हैं। टर्मिनल्स, बैटरी या कोई भी विद्युत उपकरण है बेटा, उसके दो छोर होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल्स कहते हैं। वो छोर प्लस और माइनस से दिखाए जाते हैं, जिसे आप धनात्मक और ऋणात्मक छोर भी कहते हैं या फिर टर्मिनल भी कहते हैं। सारांश क्या निकलता है पूरे पाठ में? हमने क्या पढ़ा? विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिससे दो टर्मिनल जुड़े होते हैं और ये टंगस्टन का बना होता है, याद रखना, वो एक धातु है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है। ठीक है, बल्ब बंद होने का रीजन कई हो सकता है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट टूटा भी हो सकता है, सेल की कमी भी हो सकती है, तार भी टूटा हो सकता है। उसके बाद क्या रहा है? बंद परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक विद्युत प्रवाहित होती है या नहीं होती है? बताइए। बंद विद्युत परिपथ में नहीं होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या चलाने के कार्य में आती है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत सुचालक कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं बेटा हम। तो इस तरीके से विद्युत वाला पाठ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमने अच्छा खासा इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा बेटा, वो आपकी छोटी वीडियो होगी, 10 से 15 मिनट की होगी शायद, और उसमें हम पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मतलब आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है जो आपके सिलेबस को पूरा करने में हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।